आदाब, इस्तकबाल, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लखनऊ में हुए तशद्दुद मामले के मुबैना अफराद के पोस्टर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक इन पोस्टरों को हटाने का हुक्म दिया था, लेकिन योगी सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामला बड़ी बेंच को रेफर करने का फैसला किया है। अब इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी और कोर्ट ने योगी सरकार से सवाल किया है कि आखिर किस कानून के तहत ये पोस्टर लखनऊ के चौक चौराहों पर लगाए गए। यानी हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार की सरजनिश की है। यूपी सरकार का यह कदम सही है या गलत, इसका फैसला अब बड़ी बेंच एक तरह से करेगी। और आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई यह रिपोर्ट देखिए। कटघरे में योगी सरकार किस कानून के तहत लगाए पोस्टर? पोस्टर से क्यों किया गया नफरत का प्रचार? लखनऊ में शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ मुजाहिरीन के पोस्टर लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत से कई सवाल पूछे हैं और कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कार्रवाई की हिमायत करता हो। अदालत-ए-उज़्मा ने योगी हुकूमत से पूछा कि क्या इसके पास ऐसे पोस्टर लगाने का इख्तियार मौजूद है। दरअसल योगी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ मुजाहरे के दौरान हुए तशद्दुद और तोड़फोड़ के मुबैना मुल्ज़िमीन के पोस्टर हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ बुध को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने 9 मार्च को लखनऊ इंतजामिया को हुक्म दिया था कि तोड़फोड़ के सभी मुल्ज़िमीन के पोस्टर हटाए जाएं और इस सिलसिले में तफसील भी पेश की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा हुआ था, जिसके अंदर हाई कोर्ट में मामला जो को मोटो स्टार्ट हुआ था। हाई कोर्ट ने उसमें ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि ये आप इस टाइप का जो है किसी के खिलाफ पोस्टर लगाकर रिकवरी वगैरह करने का मामला जो है आप इसका इस तरह से नहीं लगा सकते हैं। और ये एक आदमी का राइट टू जो प्राइवेसी है वो इसमें इन्वॉल्व है, आर्टिकल 21 इन्वॉल्व है। तो जब ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने आज रखी गई थी तो उन्होंने ये बताया, इवन बेंच ने भी ऑब्जर्व करा कि भाई इन लोगों को जो स्टैट्यूटरी पीरियड है 30 डेज़ का, जो अपनी रेमेडीज एग्जॉस्ट करनी है, जो 30 डेज़ पीरियड जिसके बाद आप रिकवरी नोटिस वगैरह को प्लेस कर सकते हैं, तो वो पीरियड तो अभी पूरा हुआ भी नहीं है। और क्या इन लोगों ने अपनी सारी रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट कर लिया? हो सकता है शायद ये गलत लॉ के गलत साइड पे हों, बट लेकिन उसको पूरा हक है कि अपनी बात को बोले और अपना उसको अपने पॉइंट को रखे। आदेश का इतना मतलब तो है कि ये इम्पोर्टेंट इशू है, कोर्ट ने समझा, लार्जर बेंच को रेफर किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट इशू है जो रेज किया गया है। लेकिन जो होर्डर्स की सवाल है, यानी होर्डिंग्स की सवाल है, होर्डिंग्स क्या हटेंगे या इस तरह के होर्डिंग्स? अब इस पर डिसीजन पूरा ऑर्डर देखने के बाद हम लोग लेंगे। नॉर्मली जब कोर्ट इंटरफेयर करती किसी मैटर में तो हम लोग ऑर्डर का वेट करते हैं कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन हो, उस हिसाब से कार्रवाई। बहरहाल अदालत-ए-उज़्मा ने योगी हुकूमत को झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया है। वो अफराद जिनके नाम पोस्टर में शामिल हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने की इजाजत दी गई है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि पोस्टर लगाए जाने की कार्रवाई पुलिस के जरिए आवाम की प्राइवेसी में गैर जरूरी मुदाखलत है। अदालत ने लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को 16 मार्च या इससे पहले तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की भी हिदायत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरह से झटका लगा है योगी सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पूरे मामले को समझने के लिए, इस पूरे मामले पर इंसाफ के लिए बड़ी बेंच को एक तरह से इस पूरे मामले को भेज दिया है, रेफर कर दिया है। लेकिन सवाल यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल किया कि आखिर किस कानून के तहत ये पोस्टर लगाए गए हैं, और कई सवाल योगी सरकार से इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। सवाल ये उठ रहा है, और जिन लोगों के नाम और पते और फोटो इन पोस्टरों में है,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 16 मार्च तक ये पोस्टर हटा दिए जाए। हालांकि अभी भी लखनऊ के चौक चौराहों पर ये पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर हटाए नहीं गए हैं और एक उम्मीद थी योगी सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है कुछ राहत मिले, लेकिन जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ऐसे में लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी योगी सरकार को अब झटका लगा है। अगले हफ्ते यानी आने वाले हफ्ते में इस पूरे मामले पर अब लार्जर बेंच जो है वो एक तरह से सुनवाई करेगी। क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना बहुत अहम होगा, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है कि आखिर किस कानून के तहत ये पोस्टर लगाए गए, सरकार को आखिर क्या इसका हक हासिल है, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मोहम्मद शुएब साहब एडवोकेट भी हैं और जो पोस्टर लगाया गया था इसमें भी मोहम्मद शुएब साहब का फोटो भी शामिल किया गया था और आपने इस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से दरवाजा खटखटाया है। मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं, सामाजिक कारकुन हैं, दीपक पांडे जी हैं, बीएसपी लीडर, दिनेश सिंह जी लीडर हैं बीजेपी के। कुछ देर में मेरे साथ रिटायर्ड आईपीएस और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले दिनेश सिंह जी आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। दिनेश जी, जिस तरह से हमने देखा कि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा, जो ऑब्जर्वेशन आया था, जो हुक्म दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पोस्टर को हटाने के लिए, और उसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑब्जर्वेशन है उससे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार को झटका लगा इस मामले में। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जो न्यायालय दिशा निर्देश देता है उसका हम पालन करते हैं। हम सारी संवैधानिक संस्थाएं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वो जो कहते हैं दिशा निर्देश, उनका हम पालन करते हैं। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा, उच्च न्यायालय ने कहा इन पोस्टरों को हटना चाहिए, तो जैसे जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया है वो पक्ष अगर हाई कोर्ट जा सकता है, तो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को कहीं भी किसी भी अदालत में जाने का पूरा अधिकार है। और उसी अधिकार के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार वो सुप्रीम कोर्ट गई है। उन्होंने प्रशासन से पूछा था हाई कोर्ट ने, तो प्रशासन उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अक्षरशः उसका पालन हमारी सरकार करेगी। और मुझे लगता है सबको हक होना चाहिए, सबको अपनी अधिकार रखने की, बात रखने की सबको शक्ति दी जानी चाहिए। दूसरी बात रही कि देखिए, आदमी को हुरेरा जी किस चीज का डर होता है? या तो कानून का डर होता है या तो समाज का डर होता है। कानून का डंडा, अगर डंडे को हटा दिया जाए और लोगों को लगे कि हम ये अपराध करेंगे तो हमको कानून कोई सजा नहीं देगा, तो लोग अपराध करने से डरेंगे नहीं। इसलिए लोगों को अपराध करने से थोड़ा डर रहता है कि हम 302 करेंगे, जेल में जाएंगे, फांसी पर होंगे, आजीवन कारावास हो जाएगा। ये डर दिनेश जी, दूसरी चीज दिनेश जी एक चीज मैं और जोड़ता चलूं कि देखिए, यहां पर किसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर अर्जी नहीं दी थी, खुद इसका संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया था। खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में एक तरह से नोटिस लिया था। इस मामले में जी उन्होंने सुमोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया। और मैं यही कह रहा था कि या तो कानून का डर होता है या हुरेरा जी समाज का डर होता है कि समाज हमको क्या कहेगा। सरकार की मंशा ये है, या किसी भी सरकार की ये मंशा ये होती है, या किसी भी व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में हम आप बैठे हैं, आप एक व्यवस्था में है, एक मीडिया में है, हम सब भी एक पार्टी में हैं, वहां भी अपना एक अनुशासन होता है। अगर हम उस अनुशासन को तोड़ेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है। आप भी डरते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पता नहीं मेरे ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी। या तो दूसरा डर होता है समाज का कि अगर हम अपने हिस्से से कोई गलती करते हैं तो हमको समाज क्या करेगा। ये जो सरकार की नीति रही है पोस्टर लगाने की, जिसमें उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, दोनों ने पूछा है कि आप किस नियम के तहत इसको लगाए हैं। देखिए, सरकार तो अपनी बात वहां भी रखी थी और यहां भी अपनी बात रखेगी। बाकी निर्णय करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय करेगी। लेकिन मैं सिर्फ यह कहता हूं कि ऐसे लोगों को जो इस तरह के कृत्य करते हैं उनमें भय पैदा हो और भविष्य में लोग सवाल तो देखिए यही चीज तो कोर्ट ने कही है कि सरकार तो उन लोगों को पहचान नहीं पाई। वहां पर किन किन लोगों के नाम और पते और फोटो आपने लगा दिए हैं जो लोग उसमें शामिल भी नहीं है। इसी पर तो सवाल कोर्ट ने उठाया। दिनेश जी, मैं दीपक पांडे आपके पास आना चाहूंगा।
दीपक पांडे, जिस तरह से हमने देखा कि इलाहाबाद के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से झटका दिया है यूपी की योगी सरकार को, और इससे जाहिर होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। मतलब ये योगी सरकार के लिए बड़ा झटका है। अबू जी देखिए, ये पहली बार नहीं है कि योगी जी को डांट फटकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से पड़े। इससे पहले एक बुलंदशहर का मामला था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उसके बाद अब जाकर के देखिए, अभी क्या हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए भी कहा, उसके बाद भी योगी जी से पूछा जाता है कि किस नियम से, तो योगी जी को न कोई संविधान से लेना देना है, न उन्हें किसी आर्टिकल या किसी अनुच्छेद से कुछ लेना देना है। जो योगी जी कहें वही सही, जो इन्होंने कहवा दिया या कह दिया, अब उसको जब तक ये सही नहीं साबित कर लेते हैं या करवा लेते हैं तब तक ये नहीं मानेंगे। या तो खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर के हटाए तब तो हटाएंगे। अगर इतना इनको कानून व्यवस्था में या सुप्रीम कोर्ट में या संविधान में आस्था होती तो ये पहली बार में ही हटा लेते। अगर फिर जाते वहां पीआईएल दाखिल कर देते, चाहे दोबारा अपनी जैसे बात लेके गए तो दोबारा लगा देते। अगर आपको इतना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो कर देते, नहीं तो आपको ऐसी बहुत चीजें हैं। आप देखिए, अभी आप तो एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अभी हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से 300 लोग दिल्ली में चले आते हैं, घुस जाते हैं। अरे भैया, आप कर क्या रहे थे? सही, आप उत्तर प्रदेश में कर क्या रहे थे? आप तो बोल रहे हैं सब कुछ चुस्त दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश से 300 लोग आकर के दिल्ली में दंगा करके चले जाते हैं। गृह मंत्री जी की भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, योगी आदित्यनाथ की भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। बस करती क्या है कि पोस्टर लगाती है। भैया, पोस्टर मत लगाओ, ये रोको कि दिल्ली से दंगाई उत्तर प्रदेश न जा पाए, ना उत्तर प्रदेश से दंगाई दिल्ली आ पाए। आप इन सब चीजों पे करो, पोस्टरबाजी करके किसी को प्रताड़ित मत करो। आप अगर उनको सजा याफ्ता हो जाते हैं तो उनका पोस्टर लगवाइए, उनको फांसी पे चढ़वा दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन आप इस तरह से किसी के घर पता कहीं एक पोस्टर पे लगा करके किसी आदमी को लिंचिंग के लिए आमंत्रित मत कीजिए भीड़ को। आप किसी आदमी का पोस्टर लगा के एड्रेस पता दे देते हो, कल कोई भीड़ जाकर के उसके घर पे लिंचिंग कर देती है, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? योगी आदित्यनाथ सरकार जिम्मेदार होगी? यही खदशा जाहिर किया गया। जिन लोगों के पोस्टर लगाए गए, जिनके फोटो लगाए गए, उन लोगों ने यही खदशा जाहिर किया है। उन लोगों ने इसी बात के लिए एक तरह से जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस लिया उसका शुक्रिया अदा किया है। मैं दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा। दिनेश जी, जो बात यहां पर दीपक पांडे कह रहे हैं कि आपने तो बगैर कुछ सोचे समझे, अभी 30 दिन पूरे भी नहीं हुए, जो नोटिस पीरियड आपने 30 दिनों का दिया था जवाब देने के लिए, रिकवरी के लिए, वो 30 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं और उससे पहले ही आपने फोटो लगा दिए, पोस्टर लगा दिए। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि इस तरह जो भी दंगे, या तो दीपक जी कहें कि बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसे दंगाइयों के साथ खड़ी है जो आपको बता दें, आपको पता ही नहीं, मैं पहले बता दूं, बहुजन समाज पार्टी आपको बता दें हमारे 5 साल के कार्यकाल में, मैंने सुना ना, मैं बताता हूं आपको 5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। आपको बता दूं, अगर सुनेंगे तो हमको लगता है आरोप मत लगाइए। आरोप आपने लगाया, इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने लगाया क्या लगाया? आपने कहा कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कहती है इसकी चिंता नहीं है। आपने ये कहा कि आप पोस्टर हटा लेते, फिर आदेश देता तो लगा देते। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहन जी को भी कहा था कि आप मूर्तियां हटा लीजिए, मूर्तियां। अरे सर्वोच्च न्यायालय, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ये देखिए, आप ही को दिखा रहा हूं, जूम करके इसको दिखाइएगा। आपको बता रहा हूं, नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं। अरे आप मत दिखाइए ना, आप इतना कोर्ट का ऑर्डर नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। मत दिखाइए, आप ये बताइए, दिनेश जी कहां मायावती के दौर में कहां चले गए आप? मैं दिनेश जी कह रहा हूं, अभी जो मामला है, जो पोस्टर का मामला, इस पर बात कीजिए, इस पर जवाब दीजिए। दिनेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? बुरेरा जी, मैं तो इनको सुना, वो चीज ठीक है। दीपक थोड़ा सा सुन लीजिए, दीपक सुन लीजिए। देखिए, मायावती के इशू में मत जाइए। ये जो इशू इस वक्त पोस्टर का इशू जो गर्म है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार को एक तरह से फटकार लगाई है, मुझे इसी पर जवाब चाहिए दिनेश जी। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा था कि मुझे कम से कम अपनी बात रखने का अवसर देंगे कि नहीं देंगे। मैं ये कह रहा था, मैं बीच में बोलता नहीं तो कम से कम सुने। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा 30 दिन पूरे नहीं हुए थे, और दीपक जी ने सवाल उठाया कि कैसे लोग दिल्ली चले गए, अभी तक नहीं पकड़। आप निश्चिंत रहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में ना लोग गले में तख्ती बांध के घूम रहे हैं
कि गिरफ्तारी कर लीजिए, मारिए मत। जी, वैसे दिल्ली में भी जो दंगाइयों में शामिल हुए हैं, माननीय गृह मंत्री ने कल लोकसभा में और राज्यसभा में कहा है कि एक भी लोग छोड़े नहीं जाएंगे, और 1170 लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। जो विदेशों से पैसा आया है हिंदुस्तान में, वो 3 लोग वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आप चिंतित मत रहिए, बकरे की अम्मा ज्यादा दिन खैर नहीं बनाएगी। ठीक है, ठीक है दिनेश जी, ठीक है। जिन्होंने हेट स्पीच, जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में हेट स्पीच दी, जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए ठीक दिल्ली दंगे से पहले, वो लोग आज भी आजाद घूम रहे हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है दिनेश जी, मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए, एलन राव जी साबिक आईपीएस अफसर हैं, इनके अलावा सुमैया राणा जी सामाजिक कारकुन हैं, मोहम्मद शुएब साहब एडवोकेट भी हैं, कानून के जानकार, और इसके अलावा जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें शुएब साहब का भी नाम है, जबकि शुएब साहब को नोटिस भी नहीं मिला है। सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शुएब साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, हाईकोर्ट के बाद अब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार को एक तरह से फटकार लगाई है, क्योंकि आपका नाम भी इस लिस्ट में और इस तरह के जो पोस्टर लखनऊ में लगाए गए उसमें शामिल था। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन को देखते हैं शुएब साहब? आवाज चली गई। शुएब साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुमैया राणा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हूँ। जी मेरे ख्याल से आप लोग दोनों एक ही जगह बैठे हुए, लेकिन मैं सुमैया जी, मैं आपसे मेरा सवाल है, शुएब साहब शायद मुझे नहीं सुन पाए। सुमैया राणा जी, जिस तरह से हमने देखा कि हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से फटकार लगाई है, और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को बहुत हसास और सेंसिटिव मानता है, इसी वजह से उसने इस पूरे मामले को अब लार्जर बेंच को एक तरह से रेफर कर दिया है, यानी मामला बहुत सेंसिटिव है कहीं ना कहीं। देखिए अबू हुरैरा, ये बात सही है कि जिस तरह से यहाँ पर हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की इस तरह से पोस्टर लगाने के खिलाफ जो एक बयान आया, जो फैसला सुनाया हाई कोर्ट ने, वो वाकई सराहनीय है, और उसकी हम लोग हाई कोर्ट की बल्कि पूरे भारत की जो न्यायपालिका है उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इस पार्टी ने, इन लोगों ने जो इस वक्त तानाशाही कर रहे हैं, जो घमंड की सरकार है, इन्होंने इसकी जो है जरा सी भी परवाह नहीं की, उसकी गरिमा की परवाह नहीं की। उसके बाद उन्होंने नहीं हटाया और ये कह दिया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि न्यायपालिका के ऊपर जो भरोसा है वो कायम रहेगा, और इस हिंदुस्तान की आवाम का, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, और जैसा उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पोस्टर्स लगाए थे, ये वाकई काबिल तारीफ है, काबिल एहतराम है। मैं इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, और उम्मीद है कि कुछ ऐसा फैसला आएगा जो इनको मुंह की खानी पड़ेगी इस तानाशाह सरकार को। बिल्कुल। मोहम्मद शुएब साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? ठीक है, मैं एलन राव सर आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से लखनऊ में पोस्टर लगाए गए और इस पर हमने देखा कि हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा योगी सरकार ने खटखटाया। पहले हाई कोर्ट ने एक तरह से फटकार लगाई और कहा कि 16 मार्च तक ये पोस्टर हटा दिया जाए। हालांकि योगी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उसने पोस्टर आज भी नहीं हटाए। ये पोस्टर लगे हुए हैं लखनऊ के अलग अलग जगहों पर। मेरा सवाल सिर्फ एलन राव जी इतना है कि क्या यह तरीका सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का सही है कसूरवारों को पकड़ने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए या रिकवरी करने के लिए? क्या कुछ कहता है सरकार, क्या कुछ कहती है, और इसके अलावा हमारे जो नियम और कायदे कानून होते हैं वो क्या कुछ कहते हैं? देखिए, जो भी कार्रवाई यूपी सरकार या उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, एस्टेब्लिश लॉ ऑफ लैंड होना चाहिए। अगर ये उन्होंने, ये तो ठीक है कि उन्होंने ये पास कर दिया है कि जो कोई डैमेज करेगा पब्लिक प्रॉपर्टी को दंगों में, वो उसका जुर्माना उनसे वसूला जाएगा, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके पोस्टर लगाने का मुझे समझ में मुझे भी नहीं आया, और यही इसी वजह है ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस ने इसको हटाने की बात की है, क्योंकि ऐसा प्रावधान मेरा जहां तक ख्याल है कानून में भी नहीं है और कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में भी नहीं है कि कोई आदमी अगर किसी पे अगर जुर्माना लगा रहे हैं तो उसकी
पोस्टर लगा के उस प्रकार से उसको डिस्प्ले किया जाए, तो शायद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे ही का संज्ञान लेते हुए इसको हटाने का आदेश दिया है। जहां तक जुर्माना वसूलने की बात है वो कोर्ट की उसकी सरकार की पावर में है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर में है, और वह ये बहुत अच्छा कदम है। मैं आपको बता दूं कि जो दंगा करते हैं और दंगे के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं उनसे जुर्माना वसूलना चाहिए। ये यूपी सरकार का कानून बहुत अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूं। इसको एग्जीक्यूट करना और आइडेंटिफाई करना, और एक और बात बता दूं मैं, सही आदमी चिन्हित करना इसमें बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी इस प्रकार से कोई गलत आदमी पे ऐसा जुर्माना लगा दे तो उसका भी दुष्प्रभाव रहेगा, उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि जो आदमी सही तरीके से चिन्हित किए जाएं, जो वास्तव में ही पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हुए पकड़े जाएं या आइडेंटिफाई हो, उनसे जुर्माना जरूर वसूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एलन राव जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप बहुत तजुर्बेकार हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में आप रहे भी हैं, क्या इससे पहले या आपके दौर में कभी किसी सरकार ने इस तरह का काम किया है कि जो लोग कसूरवार हो उनके बड़े बड़े पोस्टर चौक चौराहों पर लगाए गए उन्हें पकड़ने के लिए और रिकवरी करने के लिए? क्या कोई वाकया आपको याद आता है राव जी? नहीं, ये बिल्कुल ये नहीं आता मुझे। कभी भी किसी भी सरकार में ऐसा हुआ नहीं है। ये पहली दफा मैंने भी सुना है कि पहली दफा है। हाँ, जो घोषित अपराधी हो जाता है, जिसके ऊपर इनाम रख दिया जाता है, या जो कोर्ट से अपराधी घोषित माना जाता है, उनके पोस्टर्स लगाने का प्रावधान है। उसकी पब्लिसिटी करने का प्रावधान सीआरपीसी में भी है। जो आदमी कानून से भाग रहा है उसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या मुजरिम इश्तियारी बोलते हैं, जिसका नाम है मुजरिम इश्तियारी। जो आदमी कानून से भाग रहा है उसका इश्तिहार लगाया जाए। उनका तो वहां तक तो कानून में प्रावधान है, लेकिन जुर्माना वसूलने वाले लोगों के इस प्रकार से पोस्टर लगाना ये कानून में मेरा जहां तक ख्याल है वो वैध नहीं है। और इसीलिए दिनेश सिंह जी, एलन राव जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनके करियर में तो इस तरह का किसी सरकार में इस तरह से नहीं हुआ कि जुर्माना वसूलने के लिए, लोगों से रिकवरी करने के लिए इस तरह से लोगों को बेइज्जत भी किया जाए, लोगों को एक तरह से सड़क पर ले आया जाए। और उसमें बड़े बड़े नाम हैं। उसमें आप देखिए कितने मुस्लिम जो है विद्वान हैं, कई रिटायर्ड आईपीएस हैं, कई पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, और उन लोगों के पोस्टर एक तरह से सरकार ने लगा दिए। दिनेश सिंह जी, कितना जायज है ये? राव साहब ने जो कहा, राव साहब ने पहली बात तो सरकार की सराहना की और उन्होंने कहा कि पहली सरकार है जो इस तरह से सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान जिन्होंने पहुंचाया है उससे वसूली कर रहे हैं, अच्छा है। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि उसमें आपका सवाल है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट के हैं, राजनीति के हैं, सोशल वर्कर हैं। तो क्या मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप राजनीति में बहुत बड़े हैं तो क्या आप जलाएंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा? क्या आप ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े पद पर रहे हैं, कोई गलत काम करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा? क्या आप सामाजिक कार्यकर्ता के नाम नहीं, ये मिसाल तो दिल्ली में देखने को मिल रही है दिनेश जी, ये मिसाल तो दिल्ली में देखने को मिल रही है, बिल्कुल, जहां पर कई बयान इस तरह के दिए गए और लोग आज भी आजाद हैं। आप अपने समय पर पूछिएगा। दूसरी बात रही, आपने जो कहा कि क्या इनका, अरे जरा सुन लीजिए दीपक जी, पूछिएगा सवाल में बैठा हूं ना। दूसरी चीज आपका सवाल है कि क्या ऐसे लोगों को पोस्टर करना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को जो आपने फोटो, नाम पर आपत्ति नहीं है, उन्होंने कहा जो आपने फोटो लगाया है, किस नियम के तहत आपने उनको फोटो सहित आपने पोस्टर लगाया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां दिनेश सिंह आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, दिनेश सिंह के नाम से पता नहीं कितने लोग दिनेश सिंह होंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो निश्चित तौर पर सरकार से पूछा है, सरकार अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखेगी, सर्वोच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश होगा उसका पालन होगा। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर लोगों को, ऐसे लोग जो इस तरह से मामले में संलिप्त हो, आपने कहा पहली बात, पहले इसके पहले सरकारें खुद संलिप्त होते थे, उनको संरक्षण मिलता था, अब भी सरकारें पहले सरकारें हुआ करती थी और नहीं है, होते थे। अब की सरकारें करवा रही हैं, अब की करवा रही है, गृहमंत्री करवा रहे हैं, अब की सरकारें योगी आदित्यनाथ खुद से संरक्षण दे रहे हो, करवा रहे हैं, एक तरफा आवाज दबा रहे हैं। ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? योगी आदित्यनाथ एक तरफा आवाज दबा रहे हैं, क्या करेंगे? किसी को आपको याद, ठीक है, दीपक से इसका जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, ठीक है, बात हो गई। दिनेश जी, ठीक है, बात हो गई। दीपक इसका जवाब दे रहे हैं, दीपक इसका जवाब दे रहे हैं। आप वसूली अभियान चलता था, वसूली अभियान चलता था, ये पहली सरकार है। हाँ, बिल्कुल पहली सरकार है, पहली सरकार है
जो लोगों को प्रताड़ित कर रही है, जो गिल्टी फील नहीं हुए हैं उन्हें प्रताड़ित कर रही है। कोई अपराधी नहीं है उसमें, पहले आप अपनी भाषा बदलिए। कोई अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है उसमें। आपकी तरह योगी आदित्यनाथ की तरह सैकड़ों, सबसे बड़ा अपराधी तो हमारा मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ है, जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने मुकदमे लगे हैं? आप बताइए कितने मुकदमे लगे हुए हैं? मैं बता रहा हूँ, एक बताइए ना। योगी आदित्यनाथ के ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगे हुए हैं। आप बताइए, योगी टीचरी करती करती करोड़ों की मालकिन पर बताइए। योगी आदित्यनाथ के बारे में बताइए, बताइए आदित्यनाथ के बारे में बताइए ना, 100 मुकदमे हैं जिसको 100 उन्होंने बताइए ना, कौन सा लूट उन्होंने किया है? उन्होंने 100 लूट किए हैं। अरे मैंने सोचा है मायावती की सरकार नहीं है, योगी बहन आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ बताइए ना, अरे योगी कौन सा आर्थिक अपराध किया है? शर्म नहीं आती आप लोगों को बोलने में? पहली सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है। सैकड़ों मुकदमों में लिप्त आदमी को, सैकड़ों मुकदमों में लिप्त आदमी को आप बनाते हो। चलिए ठीक है, जो आदमी नहीं है, जो धरना करने पे, जो प्रदर्शन करने पे संसद जाके जो आदमी ठीक है, बात हो गई, डिबेट पर रही है दिनेश जी, डिबेट पर रही है, दीपक डिबेट पर ही रही है, मायावती के दौर में मत जाइए। ठीक है, बात हो गई दोनों लोगों की, बात हो गई। मैं सुमैया राणा जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, बात हो गई, दोनों लोगों की बात हो गई। दिनेश जी दीपक पांडे दोनों की बात हो गई। मैंने दोनों को काफी टाइम दे दिया। मैं सुमैया राणा जी आपके पास आ रहा हूं। सुमैया राणा जी, कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान एक तरह से लिया था, कोर्ट ने खुद इसका नोटिस लिया था और कोर्ट ने इस बात को माना था कि किस तरह से जो लोग, अभी जो बात दिनेश जी कह रहे थे कि किस तरह से आप कह रहे हैं कि लोग बहुत दानिश्वर हैं और स्कॉलर हैं और विद्वान हैं, कोर्ट ने खुद इस बात को माना है कि ऐसे लोगों के नाम आप किस तरह से बिल्कुल एक तरह से कर सकते हैं, सरेआम किस तरह से कर सकते हैं इन लोगों के नाम, जिसमें आलिम भी शामिल हो, जिसमें लीडर भी शामिल हो और इसके अलावा राइटर भी शामिल हो, आईपीएस अफसर भी शामिल हो। देखिए अबू हुरैरा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक ऐसी सरकार है, उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी नज़र में जब न्यायपालिका कुछ नहीं है, जिनकी नज़र में जब देश का संविधान मायने नहीं रखता, उसकी अहमियत नहीं है, उसका इनको बिल्कुल भी ज़रा सी कद्र नहीं है, तो ये आईपीएस ऑफिसर हों या दानिश्वर हों या सोशल एक्टिविस्ट हों, उसकी ये क्यों फिक्र करेंगे, उनका एहतराम और इज्जत क्यों करेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं इस बात को कहना चाहूँगी, आपने जो पोस्टर्स लगाए वहाँ पे लोगों की पूरी डिटेल के साथ, फोटोग्राफ, नेम एंड एड्रेस, आई ऑब्जेक्ट हियर। आपने पहली चीज़ तो फोटो लगाई, उनकी शिनाख्ती के लिए नाम लगाया और आपने एड्रेस भी लगाया। आप क्या लिंचिंग को दावत दे रहे हैं, बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज, पुलिस ने अगर वहां पर नुकसानात हुए थे और उनके लिए ये फोटो लगाई कि इनसे रिकवरीज होंगी, तो मैं पूछना चाहूंगी कि उन पुलिस वालों की तस्वीरें कब लगेंगी जिन्होंने तोड़फोड़ करी है एएमयू में, जिन्होंने तोड़फोड़ करी है लखनऊ में, गोरखपुर में, कानपुर में और तमाम जगहों पर, उन लोगों की फोटो कब सार्वजनिक होगी? और तीसरा मेरा सवाल यह है कि संपत्ति का ब्यौरा कब देगी पुलिस? पुलिस ने कह दिया 1 करोड़ 68 लाख की रिकवरी होगी। 1 करोड़ 68 लाख में पुलिस के बताए, सरकार ये बताए कि कितनी मोटरसाइकिल्स का नुकसान हुआ, क्या किसी बिल्डिंग को बुलडोजर से ढहाया गया था जो आपने इतना लंबा चौड़ा रिकवरी के लिए बात कर रही है, जो इतनी लंबी चौड़ी आपने रिकवरी लगा दी है? तो अगर हमारा ब्यौरा इनके पास है तो वो अपना भी ब्यौरा सार्वजनिक करें कि इस चीज की इतनी रकम है, इसके लिए इतना होगा। ये थोड़ी होगा कि आपने हवा में बता दिया कि इतनी की तोड़फोड़ और इतना वसूली करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, हर चीज का एक नियम है, कानून है। आप पहले सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके आइए, उसके बाद आप इस पोस्टर पे विचार होगा, ये हटाए जाएंगे, फिर आप सार्वजनिक करेंगे ब्यौरा। आपको पूरी एक एक चीज की डिटेल देनी होगी। गाड़ियों का, जितनी भी गाड़ियां फूकी गई होंगी, ज्यादातर उनका जो है वो भरपाई जो है वो इंश्योरेंस से हुई होगी। आप कैसे ये बोल सकते हैं कि सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है? और कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं थी जिसको दिखा दे कि बुलडोजर से ढहाई गई हो। जो भी पेंट वेंट खराब हुआ, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिए, मुझे फिर ब्रेक पर भी जाना है। गाड़ियों के शीशे, सुमैया जी बात हो गई, सुमैया जी बात हो गई, दिनेश जी को जवाब देना चाह रहे हैं। सारी उसकी वीडियोज हैं, लोगों के पास पर्सनल वीडियोज हैं। ठीक है दिनेश जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, मुझे फिर ब्रेक पर जाना है। आप अपने गुनाहगारों को भी सामने रखें और जो ये गुनाहगार है उनको भी सामने रखें, और इंसाफ होगा तो बराबर से होगा। दिनेश जी, इंसाफ करने का काम किसका है? इंसाफ अदालतें करती हैं, सरकार उस मामले को लेकर वहां तक जाती है। दूसरी चीज, आपका जो एक तर्क है इस पर बीजेपी ट्रांसफर करा देती है। मोहतरमा जी ने जो जब फैसला का वक्त आता है, उनके खिलाफ आता है तो ये ट्रांसफर कर देते हैं जजेस का। अच्छा रहेगा।
आपकी एक बात पर मुझे आपत्ति है। आपने कहा कि जो गाड़ियां जलाई गई हैं, जो गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई हैं, उसकी वसूली, उसकी भरपाई इंश्योरेंस करती है। तो आप अगर भरपाई इंश्योरेंस करती है तो आप सारी गाड़ियों को जला दीजिए, आपके हवाले कर देंगे। आप ऐसे लोगों का क्यों बचाव करती हैं? अगर आप सामाजिक कार्य करता है, पुलिस ने जो गाड़ियां तोड़ी हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? एएनयू में बच्चों की मोटरसाइकिलें तोड़ी हैं, गाड़ियां जलाई हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? आप एक तरफा बात करते हैं। आप बोलिए कि हाँ यहाँ पे पुलिस ने भी जो गुंडागर्दी की है उनसे भी भरपाई होगी। बिल्कुल सवाल तो ये उठता है कि अगर पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो क्या उसका ब्यौरा नहीं दिया जाना चाहिए? जो कसूरवार है आप उन्हें जरूर पकड़िए, जो कसूरवार है उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इस इशू पर भी हम बात करेंगे कि जो कार्रवाई, जिस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या ऐसे शहरियों के जो हुकूक होते हैं क्या उनके खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है? छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब हाजिर होंगे तो इसी इशू पर हम बात करेंगे कि क्या जो कार्रवाई योगी सरकार ने की है, पोस्टर लगाकर सरेआम जो कार्रवाई की गई है, क्या इससे शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है? छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आज प्राइम डिबेट में बहुत अहम इश्यू पर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से योगी सरकार ने लखनऊ तशद्दुद को लेकर पोस्टर लगाए थे चौक चौराहों पर, यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार को फटकार लगाई। हालांकि अब इस मामले की हसासियत को देखते हुए लार्जर बेंच को, बड़ी बेंच को यह मामला एक तरह से रेफर कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सवाल किया था कि आखिर किस कानून के तहत यह पोस्टर योगी सरकार ने लगाए हैं? क्या कुछ उनके पास इख्तियारात हैं जिसकी वजह से ये पोस्टर लगाए गए? और सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से सरेआम ये पोस्टर लगाए गए चौक चौराहों पर, क्या इससे शहरियों के जो हुकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होती है? इसी इशू पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक कबीर जी जो कि सामाजिक कारकुन है, और जो पोस्टर लखनऊ में लगाया गया था इसमें आपका भी फोटो शामिल था। दीपक कबीर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ एसजी हसनैन जी, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और इस मामले की पैरवी भी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। एडवोकेट एसजी हसनैन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं हसनैन साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अब लार्जर बेंच को रेफर किया है, क्या वाकई में इस मामले को कहीं ना कहीं कोर्ट ने देखा कि बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव मामला है, इसी वजह से इसे अगले बेंच को एक तरह से रेफर किया गया है? देखिए, ये इशू इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेज हुआ कि ये पोस्टर किस नियम और किस कानून के अंतर्गत ये लगाया गया है, सरकार ने लगाया है जी। इस चीज़ को ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट और अनदर जज ने सुना और एडवोकेट जनरल से साफ साफ सवाल किया कि आप बताइए कि ये जो पोस्टर और ये आपने तस्वीरें लगाई हैं लोगों की, किस नियम और कानून के अंतर्गत है। और एडवोकेट जनरल इस बात का जवाब नहीं दे पाए। और इसी आधार पे, क्योंकि कोई भी सरकार हो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड है, उसको संविधान और कानून के दायरे में करना पड़ता है। ये जो पोस्टर लगाया, इसको यही विषय आज कहते उस जजमेंट के खिलाफ क्या कहते डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई हुई जी। सुनवाई में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि किस कानून और संविधान और नियम के अंतर्गत आपने ये पोस्टर लगाए हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर कर रहे थे, वो ये नहीं बता सके कि कौन सी कानून है, कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत ये लगाया। कोर्ट का साफ साफ कहना था सरकार को नियम और कानून और संविधान के अंतर्गत काम करना चाहिए। लेकिन एक लंबी बहस सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश, न तो स्थगन आदेश पारित किया और न कुछ, सीधे सीधे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेज दिया ये पिटीशन कि बेहतर होगा कि 3 जज की बेंच इसको सुने इंस्टीड ऑफ डिवीजन बेंच जो आज सुन रही थी। तो अब सीधे सीधे ये 3 जज के सामने गया है और ये आर्टिकल 21 राइट ऑफ प्राइवेसी का मसला है। ये पोस्टर जो लगाने का इन्हें बताना पड़ेगा कि किस संविधान के किस धारा, किस अनुच्छेद
और कौन सी क्या कहते हैं नियम के अंतर्गत बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आपने पोस्टर लगाया है तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर आपके पास क्या कुछ इख्तियारात हैं, क्या कुछ कानून आपको दिए गए हैं जिसकी वजह से ये आपने पोस्टर लगाए, जिस पर एक तरह से लोगों को भी एतराज है और कोर्ट को भी एतराज है। मेरे साथ इस वक्त दीपक कबीर जी सामाजिक कारकुन हैं और मैंने इससे पहले भी बताया था कि दीपक कबीर जी उन लोगों में शामिल है, उन मुतासरीन में शामिल है जिनका फोटो इस पोस्टर में लगाया गया जो लखनऊ के चौक चौराहों पर लगे हुए हैं। दीपक कबीर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। दीपक कबीर जी, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार को एक तरह से फटकार लगाई है, मामला अब लार्जर बेंच को रेफर किया गया है, किस तरह से इसे देखते हैं? कितनी बड़ी राहत की खबर है आप लोगों के लिए? देखिए, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जो पोस्टर लगाने का डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। पोस्टर फ्लेक्स के पोस्टर की लाइफ 5-6 दिन से ज्यादा नहीं होती है, वो लगे रह चुके हैं। अब लड़ाई इस बात की है कि ये सही हुआ या गलत हुआ, ये एथिकल था या नहीं था। तो इस बात पे हम कोर्ट के अंदर नहीं गए थे। उच्च न्यायालय ने अपने आप संज्ञान में लिया, इनका पूरा समय लिया, इनका वक्त, इनका पक्ष सुना, उसके बाद फैसला दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां पे भी उन्होंने स्टे नहीं दिया। तो आप देखिए, व्यक्तिगत रूप से लोग तो कानून थोड़ा बहुत तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़े उस पर सजा हो सकती है, पर पूरी की पूरी सरकार अगर कानून से बाहर निकलने लगेगी, संविधान के बाहर निकलने लगेगी तो बहुत बड़ा खतरा है। हम बेगुनाह लोग हैं, हमें फंसाया जा रहा है, हमारे ऊपर कोई भी एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस होता तो हम बाहर ना होते, जमानत पे ना आते। बिल्कुल, रिकवरी में हमारा पक्ष तक नहीं सुना गया है, मनचाहा फैसला दिया गया है। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके का ऐसा हो गया कि हमारे पास ताकत है, हम जो चाहे करेंगे और कुचल देंगे। और जबकि इसकी बुनियाद रखी गई थी कि हम क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा करना चाहते हैं, मुआवजा से ज्यादा पैसा इन सब चीजों में खर्च कर रहे हैं। तो मसला मुआवजे का नहीं है, मसला डर पैदा करना, खौफ पैदा करना, आइसोलेशन पैदा करना, ये था। और वो मकसद पूरा कर चुके हैं। अब आप उसे बिल्कुल नाक का सवाल बना दे कि हमारी बात कोई नहीं काट सकता, ना कोर्ट काट सकती है, ना कोई और विपक्षी बोल सकता है, सवाल उठा सकता है, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। हम मामूली लोग हैं, कुचल दीजिए आप, हम क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट हमें राहत दे रहा है। खौफ फैलाने के लिए किया गया है और ये लोग खुद जमानत पर हैं। अगर सबूत इनके खिलाफ होते तो क्यों ये लोग जेल के बाहर होते? राहुल गांधी भी हो गए, तो इसका मतलब आप आरोप मुक्त नहीं हो गए हैं। जमानत पर हैं तो आरोप मुक्त नहीं होंगे। और दूसरी चीज दीपक कबीर जी ने जो कहा कि ये डर, देखिए अपराध हम ये नहीं कह रहे हैं, आरोपी हैं, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जो इस तरह का कुकृत्य करते हैं, कृत्य नहीं कुकृत्य करते हैं, उनके अंदर डर होना चाहिए। एक बार नहीं 100 बार डर होना चाहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था, या तो आपको कानून का डर होगा या तो आपको समाज का डर होगा। ये समाज का डर है। जब आप किसी को इस तरह से, जैसे बकायेदारों का पोस्टर लगाया जाता है, यहाँ आईपीएस अफसर भी बैठे हुए ये भी जानते हैं कि कैसे जब कोई नहीं पकड़ा जाता है, बाहर चला जाता है, तो उसके भी पोस्टर लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं? इसलिए तो पहचान हो, दूसरी सामाजिक रूप से भी तो सरकार दिनेश जी बात सुमैया राणा जी कर रही है कि अगर कोई कसूरवार है तो उसका कसूर भी तो सामने होना चाहिए, कसूर भी तो उसके सामने होना चाहिए। उसने गलती क्या की है, हुरैरा जी क्या जुर्म उसने किया है, ये चीज भी तो सरकार को साबित करनी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो बेल दी है आप उस पर भी सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। एविडेंस का आरोप लगाया गया, उसका एविडेंस वहां पर रखा जाएगा और इनका भी काम है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप लोग जो आरोपी बनाए गए उनको भी पक्ष रखने के लिए बुलाया है, जाके अपना पक्ष रखेंगे। सरकार अपना पक्ष रखेगी, अपना भी पक्ष रखे। अभी ना आप कहिए ना, करते हैं आप कहेंगे, आप भी जाकर कहिए, अपनी बात बताइए। बिल्कुल क्या है, जब आप कोर्ट में जाएंगे, आप जमानत पर है ना, जमानत पर है, इसका मतलब आरोप हो गए क्या? एक एक करके बात रखिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना पक्ष नहीं। ठीक है दिनेश जी, बात होगी, एक एक करके बात रख लीजिए। ठीक है, उपद्रव करना होता है। कौन कहता है गुनाहगार है? और सारे लोग बैठकर यहाँ पैरवी कर रहे हैं। एक बात ठीक है, एक बात ठीक नहीं दिनेश जी, देखिए कोई पैरवी नहीं कर रहा है, दिनेश जी कोई पैरवी नहीं कर रहा है। कसूरवार अगर है तो उसे जरूर सजा दीजिए, लेकिन जो लोग बेकसूर हैं, जो लोग बेकसूर हैं, उन्हें क्यों घसीटा जा रहा है, ये सवाल ये है। सरकार में नैतिक साहस नहीं था कि ऐसे लोगों से वसूली कर सके। ये पहली सरकार है, अगर आपने किया है तो आपसे वसूली होगी।
ठीक है एल एन राव जी, डरने की क्या बात? ठीक है दिनेश जी, बात हो गई। एल एन राव जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक एक करके बात कर लीजिए ताकि बात समझ में आनी चाहिए। एक एक करके बात कर लीजिए। मैं एल एन राव जी, बहुत छोटा सा जवाब मुझे दीजिएगा। एल एन राव जी, अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो लोग जमानत पर हैं उनके नाम भी पोस्टर लगा दिए गए, उनके भी फोटो और पते और एड्रेस एक तरह से लगा दिए गए। क्या यह कार्रवाई सही है? आप जेल से आते इस बिना पर कि आपके खिलाफ बहुत सबूत नहीं है या सबूत नहीं है, इस बिना पर आपको जमानत मिल गई, और दूसरी तरफ आपके नाम सरकार की तरफ से आपका फोटो और आपका एड्रेस सब जगह जगह लगाए जाते हैं। क्या यह कार्रवाई ठीक है? क्या यह कदम सरकार का ठीक है? राव साहब, देखिए, दो बातें हैं इसमें। आपने पहली बात तो ये बताई है कि जेल पर बेल पर आना, जमानत पर आना क्या संगीन अपराध को कम करता है? ऐसी बात नहीं है। जमानत, क्योंकि कोई केस लंबा चलता है तो मुजरिम को जमानत दे दी जाती है और उसके बाद उससे अपराध मुक्त होता नहीं है। जमानत देने का मतलब ये नहीं कि अपराध खत्म हो गया। नंबर 2, यहाँ पर जो पोस्टर लगाए हैं, एड्रेस दिए हैं, नाम पते दिए हैं, यहाँ पर कोई कानूनी तरीके से नहीं, इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है। और जब तक वो केस चल रहा है, जब तक आदमी अपराधी साबित नहीं हो जाता है या ये साबित नहीं हो जाता कि इसी के ये करने से पब्लिक प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ है, तो उसको उससे वसूली करने का आदेश भी वो जब तक उसको ठीक नहीं समझा जाएगा। उसके अलावा हमारे देश का कानून और संविधान इतना वास्ट है कि एक अदालत अगर कोई सजा करती है या ये डिसाइड करती है कि ये आदमी इतना जुर्माना देगा, तो उसके ऊपर दूसरी अदालत है जिसके ऊपर हायर कोर्ट है, उसमें उसकी अपील की जा सकती है। जब तक सारे अपील के चैनल्स खत्म नहीं हो जाएं या ये जो कानून बना है उस कानून में ये प्रावधान हो कि पहली बार में ही अगर सुनवाई के दौरान ये साबित हो जाए कि इस आदमी ने ये अपराध किया है और इससे राव साहब यहाँ पर हैरत की बात तो ये है कि इसमें बहुत से ऐसे लोगों के फोटो और एड्रेस दिए हुए हैं जिन लोगों को नोटिस भी नहीं मिला है, जिन लोगों के नाम नोटिस जारी भी नहीं किए गए हैं, उन लोगों के नाम भी चिपका दिए गए हैं इस पोस्टर में। मैं वही तो बात, वो देखिए किस किस का नाम चिपकाया, कोई आदमी बड़ा है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है। हर आदमी कानून के सामने बराबर है, लेकिन कानून न्याय संगत और रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से कार्रवाई की जाए तो ज्यादा बेटर रहेगी और वही कोर्ट में सस्टेनेबल भी है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो कानून के खिलाफ ऑर्डर होगा उसको कानून में बिल्कुल चैलेंज किया जाएगा। जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उनसे पूछा कि आप बताइए कौन से कानून के हिसाब से आपने सब किया है, तो कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये सारा गैर कानूनी किया हुआ आदेश है और ये सस्टेनेबल नहीं है। बेहतर ये होता कि इसमें पूरी कार्रवाई होने के बाद में, पुख्ता सबूत होने के बाद में उसको सजा किया जाता है। और फिर मैं दीपक आपके पास आना चाहूंगा। दीपक, कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद कई लोगों ने कहा, जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों ने कहा कि अब एक तरह से हमारी सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा हो गया है। जिस तरह से हमारा एड्रेस, हमारा फोटो, हमारा नाम, पता, सारी चीजें लगाई गई हैं, अब ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ा इशू हो गया है कि कोई आकर हम पर अटैक कर सकता है, कोई भी आकर मार सकता है। जिम्मेदार इसके लिए कौन होगा? सबसे पहले हाँ, ये जरूर बड़ा सवाल है क्योंकि जो परसेप्शन बनता है उसमें ज्यादातर लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि आप दंगाई हो। आप जानते हो कि आप दंगाई नहीं हो, लेकिन अगर बार बार ये कहा जाएगा दंगाई हो, इन्होंने ये नुकसान किया है, और उसके बाद भीड़, कुछ छोटे बच्चे हैं, कोई दूध लेने जाएगा, कोई बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएगा, वहां पे अगर कोई भड़क जाता है या इस तरीके का माहौल पैदा हो जाता है या विपक्षी पार्टी या कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उससे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होगा, उसकी सिक्योरिटी पे खतरा है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा गंभीर सवाल है। और दीपक मतलब जरूरी दीपक पांडे, देखिए ये इशू बहुत अहम हो जाता है। दीपक कबीर साहब जिस तरह बता रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला भी है, सरकार को कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि इस तरह से, ठीक है ये लोग कसूरवार हैं, इनकी गलती है, लेकिन इस तरह से करके तो आप एक मौका दे रहे हैं उन लोगों को, समाज में एक मौका दिया जा रहा है, को लोग अटैक कर सकते हैं, सिक्योरिटी का सवाल खड़ा हो जाता है। दीपक पांडे, बिल्कुल, देखिए अबू भाई, सबसे पहले ये राइट टू प्राइवेसी की बात है, सिक्योरिटी की बात है। अगर उन लोगों के ऊपर कोई भी कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार होगी। और असंवैधानिक तरीके से आप कोई कार्रवाई करके बोल रहे हैं कि हम संवैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और हम जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनको हम लोग सजा दे रहे हैं। आप जब अगर संवैधानिक प्रक्रिया से किए होते तो सजा देते, आप तो खुद असंवैधानिक प्रक्रिया को
लेके चल रहे हैं, तो हम कैसे माने कि आप संवैधानिक प्रक्रिया में रह रहे हैं? हमारे सरकार खुद असंवैधानिक काम करने जा रही है। अगर देखिए, मैं अभी मान रहा हूं जिसके फोटो लगे हैं सभी लोग आरोपी होंगे, तब अभी आरोपी है, किसी के ऊपर आरोप नहीं सिद्ध हुआ है, तब तक आप उनको खुले आमंत्रण दे दिए हो कि ये लोग आरोपी हैं, आप इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, प्रॉपर उनका एड्रेस लिख लीजिए और इन लोगों को याद कर लीजिए। देखिए, आप ये अगर मान लीजिए कल को मैं कह रहा हूं कि सब लोग आरोपी हो जाते, एक आदमी उसमें से निर्दोष सिद्ध होता है, तो अगर बताइए उसके साथ क्या होगा? वो निर्दोष आदमी कैसे अपने आप को सिद्ध कर पाएगा? क्योंकि देखिए, आज इतना बड़ा पोस्टर लग गया है, कल एक पोस्टर नहीं लगेगा कि ये आदमी निर्दोष है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला। तो दिनेश जी इसका जवाब देंगे। मैं सुमैया राणा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सुमैया राणा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि शहरियों के हुकूक से भी जुड़ा हुआ ये मसला है? जिन शहरियों के नाम, पते और फोटो लगाए गए हैं, अगर उनके हुकूक की बात करें, हम अपने दस्तूर और संविधान की बात करें, आर्टिकल 21 की बात करें, तो उसकी भी खिलाफ वर्जी है सरकार का यह कदम। नहीं, हुरैरा जी बिल्कुल बहुत सही सवाल है। मैं यही तो मैं बोल रही हूँ कि दिनेश जी मैं सबका जवाब आपसे लूंगा। संविधान की अहमियत है, न न्यायपालिका की अहमियत है। और खासकर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, महिलाओं के हवाले से जो ये बहुत ज्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला नारा लगाते थे, उसमें एक महिला की भी तस्वीर लगाई है इन्होंने। इनको जरा से अपने देश की संस्कृति का नहीं ख्याल आया कि महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, आप उनको सरेआम वहां पर एक मुजरिम की तरह, जबकि उन पर कसूर अभी साबित नहीं, अपराध साबित नहीं हुआ, वो सजा नहीं उनको हुई अभी कोर्ट से, आपने उस महिला की फोटो लगाई है। शी इज अ स्ट्रगलिंग मदर, उसको कितनी परेशानी, वो यूं ही जमाने से लड़ करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, उसके बाद भी उसको वहां पे फोटो लगा करके उसकी जान को खतरा, उसके बच्चों की जान को खतरे में डाला है। मैं कितनी इसकी मजम्मत करूं उतनी कम है कि सरकार कितना गैर जिम्मेदाराना। देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये कोई इनकी नीति या इनका कोई वो नहीं है, स्टैंड नहीं है, ये सिर्फ बदला लेने की भावना से इन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। ये बदला लेने वाली भावना, दिनेश सिंह जी, ये कार्रवाई बदले की कार्रवाई है। और महाराज तो इस बात में मशहूर है, महाराज को आज से लोग नहीं जानते, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता तो इनको बहुत सालों से जानती है कि महाराज की मानसिकता क्या है। योगी जी अपनी मानसिकता दीपक पांडे थोड़ा सुन लीजिए। दिनेश जी अब जवाब दे रहे हैं। जी दिनेश जी, कह रहा हूं कि निश्चित पर उनको सबक है कि जो इस तरह का जिनके मन में भी ख्याल आएगा कि हम इस तरह का हुड़दंगई करेंगे, हम सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके लिए सबक, बदले की भावना नहीं। और दूसरी चीज, अभी मोहतरमा कह रही थी कि आपने जरा सा भी लिहाज नहीं किया कि वो महिला है। अगर आप कोई इस तरह का आरोप करते हैं, कोई दुर्व्यवहार करते हैं, हाथ में पत्थर लेकर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कानून फिर नहीं देखता है कि आप महिला है कि पुरुष हैं। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप सब लोग उस न्याय के दायरे में आ पाएंगे। हमारी सरकार तो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपका जो एक सवाल था, नहीं दिनेश जी, आप तो इस तरह से दे रहे हैं जिन लोगों के पोस्टर लगाए गए सब पे इल्जाम साबित हो गए। दिनेश जी लगा देंगे, दिनेश सिंह जी जाते हैं कहीं वोट लेने जाते हैं, दिनेश जी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, सरकार है, ठीक है, योगी जी की सरकार है, आप चिंतित मत रहिए। योगी की सरकार है, ड्रग से उड़ा दिया जा रहा है। नहीं, योगी जी की सरकार है, ड्रग से उड़ा दिया जा रहा है। यही योगी सरकार है। मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बात कीजिए, बात समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल बात किसी की समझ में नहीं आ रही है, बात किसी की समझ में नहीं आ रही। मैं हसनैन साहब आपके पास आऊंगा सर। ठीक है दिनेश जी, बात हो गई, दिनेश जी बात हो गई, अब ठीक है दिनेश जी बात हो गई, दिनेश जी बात हो गई। थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए, हसनैन जी शायद आपके साथ ही बैठे हुए हैं, मुझे हसनैन जी से सवाल लेना है। ठीक है, बात हो गई, दीपक बात हो गई, दिनेश जी बात हो गई, दिनेश जी बात हो गई। देखिए इस तरह से चिल्लाएंगे तो डिबेट का मजा नहीं आएगा, डिबेट से कोई बात निकल कर नहीं आएगी, इस तरह से चिल्लाएंगे। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। हसनैन साहब मुझे सुन पा रहे हैं, हसनैन साहब मुझे सुन पा रहे हैं, हसनैन साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर। मेरा सवाल आपसे इतना है, कानूनी पहलू अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, अगले हफ्ते इस पर फिर सुनवाई होनी है, बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। आगे क्या कुछ हो सकता है इसमें? कुलदीप को किसने बचाया? कुलदीप को किसने बचाया? ये बताइए।
दिनेश जी बात हो गई, देखिए दिनेश जी बात हो गई। अब सुन लीजिए इस पूरे मामले का कानूनी पहलू हम समझ लेते हैं हसनैन जी से, ठीक है। दिनेश जी बात हो गई, दीपक बात हो गई, सुन लीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने अंदर किया, योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है। ठीक है, देखिए ऑडियो वहां का डाउन कर दीजिए, नोएडा का डाउन कर दीजिए। मैं दीपक कबीर जी से जब तक एक रिएक्शन छोटा सा ले लेता हूं, फिर मैं हसनैन जी के पास आऊंगा। मैं दीपक कबीर जी, अब क्या कुछ उम्मीद लग रही है? हाई कोर्ट में एक फैसला, बड़ा अच्छा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से फटकार लगाई, आगे क्या कुछ उम्मीद है? बहुत छोटा सा रिएक्शन, मैं हसनैन जी उसके बाद आ रहा हूं जी। कबीर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपको ही बोलना। दीपक कबीर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा हूं कि क्या कुछ उम्मीद है आने वाले दिनों में? अगले हफ्ते इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई होने वाली है। ठीक है, हसनैन साहब मुझे सुन पा रहे हैं क्या सर आप? हसनैन जी मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? क्योंकि दिनेश सिंह और दीपक पांडे लगातार आप लोग बोल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। कबीर जी मुझे सुन पा रहे हैं सर? दीपक कबीर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी बिल्कुल। आपका कोई सवाल ना हो। जी मैं आदरणीय दिनेश जी से बस इतना पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत से मुकदमे लगाए थे, जिसको उन्होंने ये माना कि ये मुकदमे फर्जी हैं या राजनीतिक दुर्भावना से लगाए गए, और उन्होंने उसे हटवा दिया। तो जब उत्तर प्रदेश की वही पुलिस योगी जी पर मुकदमे लगा सकती है फर्जी, और उसको वो हटवा सकते हैं, तो वही उत्तर प्रदेश पुलिस हम लोग पर फर्जी मुकदमे क्यों नहीं लगवा सकती? कैसे उसको ये पूरी तरह अपराधी मानने पे उतारू हो गए हैं? देखिए ऐसा है ना कि पुलिस के बल पे अगर चलेंगे तो पुलिस के बारे में सब मालूम है कि जिसने जिसको पकड़ा और जो चाहे मुकदमे लगा दिए। उसके आधार पे अगर हम फैसला देने लगेंगे तो फिर कानून कहां रह जाएगा? बिल्कुल क्योंकि दिनेश जी लगातार आप बोल रहे हैं, आपसे सवाल किया गया, मेरे ख्याल से यह सवाल भी आप नहीं सुन पाए। दिनेश जी सुन पा रहे हैं आप? लगातार डिस्टर्ब हो रहा है, दोनों लोग बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है डिबेट में। जी हाँ हसनैन जी आप थोड़ा सा जी मौका दीजिए। जी बिल्कुल, देर से ये लोग बिल्कुल हसनैन जी आप अपनी बात रखिए। हसनैन जी मेरा सवाल यह था कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में? मैं सीधी सी बात ये कर रहा हूं जी कि ये मैटर कहते सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में इनको सरकार को बताना पड़ेगा किस नियम और कानून के अंतर्गत इन्होंने काम किया है, और ये अभी तक हाई कोर्ट में नहीं बता पाए किस कानून में। अगर ये पोस्टर बैनर पे लगाने पे आएंगे तो सारी पॉलिटिकल पार्टी, इनके भी आधे मंत्रियों की पोस्टर लग जाएगी। और एक बड़ी बात मैं कह रहा हूं, मेरे लायक दोस्त बड़ी देर से मायावती जी के बारे में कह रहे हैं, शायद इनको जानकारी नहीं कौन से मुकदमे पे वो जमानत पे। ये झूठ अफवाह फैलाते हैं बीजेपी के लोग। बताइए आप। नहीं ठीक है, देखिए अब मेरे पास टाइम भी नहीं बचा और डिबेट का रुख भी बदल जाएगा। अब सवाल यही उठ रहा है कि अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। क्या योगी सरकार साबित कर पाएगी योगी सरकार के तहत ये पोस्टर लगाए गए, किस कानून के तहत एक तरह से सरेआम ये फोटो और एड्रेस और पते और नाम पते लगाए गए? कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए अब कड़ा इम्तिहान होगा सुप्रीम कोर्ट में आगे जब सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सिंह जी, एलन राव साहब, एसजी हसनैन जी, दीपक कबीर साहब, दीपक पांडे साहब, सुमैया राणा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।